रात का 2:30 बजे का 3 बजे का वकूआ है और ये सुबह आ रहे हैं। झटका लगा जोर से, एकदम से हिल गए हम लोग। तो जैसे ही हिले तो वो पता लगा कि मेरी गाड़ी, मैं लेटा हुआ खड़ा हो गया, मतलब पलटी हो गई थी गाड़ी। दबे हुए लोग बहुत मुश्किल से निकाले। तो पूरी कौम इस वक्त इन ख़ानदानों के दुख में शरीक है और इसकी रूही इब्तदाई इसकी जो मालूमात हैं या इंक्वायरी जो सामने आएगी वो इंशाल्लाह हम उसमें कौम को शरीक रखेंगे। बदकिस्मती से एक तवील अरसे से रेलवे के निज़ाम में या बाकी महकमों में जो सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि तमाम इदारे ही डिटेरिएशन का शिकार हुए हैं और रेलवे के अंदर भी अब ML1 एक 74 साल के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हमारी हुकूमत लेके आई है और ML1 के बाद इंशाल्लाह रेलवे की हैयत और नौयत तब्दील होगी और ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर जाहिर है कि हम अफसोस ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, मोहम्मद इलियास साहब। आज सबसे पहले हम अपने शो का आगाज़ करें इंतहाई अफसोसनाक हादसे से। आज अल सुबह कराची से सरगोदा आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की मुतअद्दिद बोगियाँ डहरकी के करीब पटड़ी से उतरकर डाउन ट्रैक पर जा गिरी और इसी दौरान रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस इन बोगियों से टकरा गई, जिसके नतीजे में अब तक के इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 44 अफराद जाँ बहक हैं। बच्चों और ख़वातीन समेत कई अफराद ज़ख्मी हैं। हादसे के बाद ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ मुतअद्दिद ज़ख्मियों की हालत इस वक्त तक तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे में जानों के ज़िया पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी सख्ते में हैं। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती जाए हादसा पर पहुँचे, इमदादी सरगर्मियों का उन्होंने जायज़ा लिया और तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हादसे पर हस्बे रिवायत गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजी शुरू हो चुकी है और जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हादसे का जिम्मेदार साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक को करार दिया है और ये वाज़ेह किया है कि साद रफ़ीक के गुनाह पर आज़म सवाती इस्तीफ़ा क्यों दे। ख्वाजा साद रफ़ीक भी मैदान में आए, शेख रशीद को इदारे की तबाही का जिम्मेदार उन्होंने कहा। हादसे की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नमेंट ने रेलवे के फंड्स में 65% कट लगा दिया है। फंड्स नहीं होंगे तो रेलवे लाइंस की मुरम्मत कैसे होगी। इसी हवाले से हमारा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो हम एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। अब ये जो इंतहाई अफसोसनाक हादसा, अफसोसनाक वाक़या, अब ये जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा। मौजूदा हुकूमत कहती है कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक की गफलत है और उनकी वजह से ज़ाहिर है आज़म सवाती तो इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। ये हमारे यहाँ इस तरह के हादसात पर कम अज़ कम जिम्मेदारी कबूल करने का कल्चर कब आम होगा? बकौल इमरान खान साहब के जब हम सच्ची जमहूरियत में होंगे और महज़ब होंगे, 2014 का ट्वीट आज सारे मीडिया पे मौजूद है कि वज़ीर आज़म और वज़रा इस्तीफ़ा दे दिया करते हैं जब इस तरह के हादसे होते हैं। तो ज़ाहिर अभी हम महज़ब भी नहीं हुए और जमहूरियत भी नहीं आई। ये तो ज़ाहिर हो रहा है ना, क्योंकि ज़ाहिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है और वो तो हमेशा से सच बोलते हैं, कभी उन्होंने गलत बयानी नहीं की, तो हमें मान लेना चाहिए। और 2008 से 18 तक तमाम गलतियाँ जो थी वो अपोजिशन की थी, जिसमें शेख रशीद 2 दफ़ा वज़ीर रेलवे रहे, आज़म सवाती आ गए हैं और साद रफ़ीक तो इतना बेवकूफ़ आदमी था जो रेलवे वज़ीर था कि उसने कभी किसी पॉलिटिकल आदमी के कहने पे तबादला भी नहीं किया। मैं गवाह हूँ कि ये एक दफ़ा नवीद कमर और खुर्शीद शाह गिला करने आए, रेलवे में कुछ भर्ती हो रही थी कि जी आपने वहाँ के सखर के DSP का बेटा भर्ती कर दिया ASI। उन्होंने वहीं स्पीकर फ़ोन पे लिया और पूछा बताएं कि ये किसका बेटा है। उन्होंने कहा जी एक सिपाही का हुआ है। साद रफ़ीक ने कहा मेरा लाहौर का हल्के का बंदा दिखा दें तो तब भी मेरी जिम्मेदारी होगी अगर वो मेरिट पे भी हो गया है। उस शख्स की तारीफ़ पूरी दुनिया करती है कि 5 साल उसने रेलवे को प्रॉपरली दिए और उसके दोबारा चलाया, और उस वक्त दिया जब गुलाम अहमद बलोर जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे, पक्का हो गया था कि जी वो जिस तरह राह चलती बसें पुराने ज़माने की होती थी कि जी उनका डीजल ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया और वो पहुँचाया जाता था और ट्रेनें बंद हो जाती थी, PIA के जहाज़ बंद हो जाते थे, उन सबको ठीक करके ट्रैक पे लाए। अच्छा जी, चूँकि अब एक नई कौम है, नया पाकिस्तान है जिसमें ये तो कोई गलती नहीं करते। अब DS रेलवे सखर, यानी ये रेलवे का एक निज़ाम है जो मुख्तलिफ डिवीज़न लेवल कहलाता है और उसमें कई
सैकड़ों किलोमीटर का एक बंदा इंचार्ज है, वो कह रहा है कि उसने रिपोर्ट दी है इसी गवर्नमेंट को कि 13 ट्रैक पे जगह ऐसी हैं जहां हादसा हो सकता है और ये जगह उसमें शामिल है। ये इसी दौर के डीएस रेलवे ने लिखा है और इसी दौर के वजीर ने, अल्लाह बड़े बोल से बचाए हर एक को, जो कौमी असम्बली में बयान दिया था कि हमने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं कि हादसा ही नहीं होता। अब बंदा क्या कहे भाई, आपने इंतज़ाम क्या किया, आपके एक सीनियर अफसर ने आपको रिपोर्ट दी और आपने साइड पे फेंक दी। अगर आपने विजिट ही किया होता, कोई बात ही की होती, कोई इंस्ट्रक्शन जारी की होती, तो बिल्कुल ये बात ठीक थी कि जी हाँ हमें पता चल गया था और हम काम कर रहे थे। ज़ाहिर है ये नहीं, इनको ये पता ही आज लगा है कि वो फाइल इन्होंने साइड पे फेंक दी थी। अब बहस बराए बहस बहुत अच्छा है कि आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं और मीडिया बहस करे, तो कसूरवार सिर्फ मीडिया है जो ये हादसा दिखा देता है, इनके बयानात चला देता है। वो सोशल मीडिया है कसूरवार कि वो इनके माजी के बयानात चाहे वो किसी के भी हों सबके याद करा देता है। तो शेख रशीद को भी बोलना चाहिए, आज़म सवाती को भी बोलना चाहिए कि भाई ये तो 3 साल तो अब आपके ज़िम्मे आ गए और क्या क्या आप चाहेंगे कि किस पे अब मतलब फवाद चौधरी को आगे करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं। फवाद चौधरी खुद उस सिस्टम का हिस्सा रहे जिसको वो आज कोस रहे थे अभी कौमी असम्बली में। पीपल्स पार्टी के दौर में ये सब कुछ थे यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जी। तो ये जो जैसे उमर अयूब की आ जाती है ना तस्वीर, कभी वो साइकिल पे चढ़े हुए हैं, कभी वो शेर पे चढ़े हुए हैं, कभी वो बल्ले पे बैठे हुए हैं, और वो भी तकरीर यही करते थे माजी के हुक्मरानों ने ऐसा किया। हालांकि उनके दादा जान से लेके और अब्बा जान लेके सारे हुक्मरान रहे, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हमारा इसमें कुछ जिम्मेदारी भी है। आज़म सवाती साहब भी पीपल्स पार्टी के वजीर थे, फिर इनके ऊपर इल्ज़ामात पे इन्हें बरतरफ किया गया। अब ये सारे के सारे बड़ा अच्छा सिस्टम है ये कि इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दो, जिम्मेदारी ना लो। अल्लाह के बंदो, जिन्होंने, हमारा ये ईमान है शहीद होना है, वो तो हो गए क्योंकि मौत तो बरहक है, लेकिन वहाँ इंतज़ामात के लिए बताया गया है कि सिस्टम आपने कैसे करना है। अगर अंग्रेज़ कोई निज़ाम बना गया तो तबाही सिर्फ हमने किया है, ट्रैक तो नहीं ना उखाड़ दिया जो वो कह रहे थे इत्तेफाक फाउंड्री लेगी। भाई पकड़ के इत्तेफाक फाउंड्री के सरिये निकाल दो सारे बाहर। असल इशू ये है कि ट्रैक तो मौजूद है ना, रेलवे चल रही है, आपने क्या किया? आप तो परसों बयान दे रहे थे। असल मामला यही है कि जी बस कुछ ना फोड़ और आगे डोल कि भाई ये फलाने ने किया है, फलाने ने किया। भाई बताओ तो सही, उस डीएस रेलवे की रिपोर्ट पे कोई तो बयान दे कि भाई ये किसने लिखी थी और क्यों लिखी थी। या तो आप उसको करप्शन में पकड़ लेना क्योंकि उसने सीधी बात लिख दी थी, उसी के ऊपर डाल दें। बिल्कुल आपकी बात सही है अयाज साहब, शायद ये बहुत आसान है कि इस तरह के वाक़यात हो माजी के हुक्मरानों पर डाल दें। आज इनकी गवर्नमेंट है वो माजी पर डालते हैं, कल को किसी और की गवर्नमेंट होगी वो माजी पर डालेंगे। क्या हमें अब इसी कल्चर में रहना है और इस तरह के अफसोसनाक हादसा की जिम्मेदारी क्या रियासत का काम नहीं है कि वो कबूल करे कि हमारी गफलत है, हमारी लापरवाही है? तो बहुत मासूम है आप कि वो जिम्मेदारी कबूल कर लें, क्योंकि जिम्मेदारी कबूल करने वालों को तो वो कहते थे इस्तीफ़ा देना चाहिए, जो जिम्मेदारी कबूल नहीं भी करता उसको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। हमारे यहाँ सिंपल कल्चर है, था थे थी कि वो कर गया था, उन्होंने ये मसाइल पैदा किए थे और वो ऐसा कर गई थी या गा गएगी कि हम ये हो जाएगा, ये कर देंगे। मतलब ये इससे हट के और कुछ नहीं है, सिंपल बात ये होती है। और ये आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बिलौर साहब के ज़माने में मुझे याद पड़ता है कि मेरे घर के जहाँ से मैं निकल के ऑफिस आया करता था, एक उसका फाटक है रास्ते में, तो बिलौर साहब के दौर में मैं बेफिक्र होकर उधर से आ जाया करता था कि मुझे पता था ट्रेन चल ही नहीं रही तो ये फाटक बंद नहीं होगा। जब साद रफ़ीक के आने के बाद वो वहाँ पे ज़ाहिर है वो ट्रैफिक जैम भी हुआ करता था, फिर मैंने वहाँ से आना छोड़ दिया, फिर मैं फ्लाईओवर का रास्ता लेके आया करता था। ये एक छोटी सी तब्दीली है। बाकी रही बात ट्रैक की, वो चूँकि अब ML1 पे सारी तवज्जो है जी, ML1 आ जाएगा और उसके बाद सारी चीज़ें चूँकि ठीक हो जाएंगी, इसलिए वो अगर DS ने रिपोर्ट भेज भी दी थी कि उसको ट्रैक को ठीक कर लें, तो हम क्यों ठीक करें? क्योंकि ML1 पे हमारी सारी फोकस है ना जी। हम ML1 और आज भी आपने सुनने को मिला आपको कि बहुत जल्द ML1 पे अमल दरामद हो रहा है और ये और वो, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई 10, 12, 13 जगह से वो ख़राब था तो उसका ये हादसा हो गया। और 40, 45, 50 आम लोगों का जान से चले जाना, वो तो हुक्मरानों पे कोई असर करता ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान है ये कह देना कि जी ये इन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने, बिल्कुल मान लेता हूँ, बहुत इदारों को तबाह किया, हर चीज़ की उन्होंने, लेकिन
आपकी कहीं से नजर तो आ रहा होता ना कि आपने ये चीजें ठीक करनी शुरू की हैं। मतलब आपके दौर में ये कल्चर ही होता कि अगर डीएस की एक रिपोर्ट आ गई है कि इतनी जगह से ये ट्रैक ठीक नहीं है और हादसा हो सकता है, तो आपका फोकस फौरी हो जाता और वो ट्रैक आप ठीक करा लेते, वहाँ से इस हादसे को ना होने देते। लेकिन चूंकि वो पता है कि जब हो जाएगा खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़, तो हम आराम से वो डाल देंगे साबिक हुक्मरानों पे कि जी वो उन्होंने चूंकि कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी तो किसी ने कल को आके कहना ना कि ये जिम्मेदार थे जो आज हैं, कल उनको वो कह रहे होंगे। और अगर ये कल्चर चेंज, ये तो आप अगली बात कर रही हैं ना, अगर हमारा पॉलिटिकल कल्चर चेंज नहीं होता तो इसमें से बहुत से लोग आज साबिक हुक्मरानों को जो जिम्मेदार करार दे रहे हैं वो अगले दौर में इस हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रहे होंगे। वही लोग जो आज नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात करते हैं, तनकीद करते हैं, वो फिर पीटीआई की गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे होंगे। हाँ, ये अलग बात है, बैठे इसी पार्लियामेंट में होंगे लेकिन पार्टी कोई और होगी। जी फैसल हुसैन साहब। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि बिल्होर साहब के दौर में तो 12 घंटे और 24 घंटे ट्रेनों की जो ताख़ीर होना जो है ना, वो बिल्कुल एक मामूल की बात थी। मतलब कोई मौज़ा भी हो जाए तो फिर भी जो है उनके दौर में कोई ट्रेन जो है कोई वक्त पर नहीं चली होगी। बहरहाल ये साद रफ़ीक को ये क्रेडिट तो बहरहाल देना पड़ेगा कि साद रफ़ीक ने वज़ीर रेलवे बनने के बाद जो ट्रेनों की आमदो रफ्त थी उसको बड़ा उन्होंने जो है उसके टाइमलाइन को बहुत बेहतर किया था और उनके वक्त में जो है ट्रेन की आमद और रवानगी जो है वो वक्त पर होना शुरू हो गई थी। ये तो इसमें तो बहरहाल कोई डिबेट नहीं है। हाँ, ये ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने ट्रेन महकमा रेलवे को तरक्की देने के लिए कोई मेजर प्रोजेक्ट शुरू ना किए हो या इम्प्लीमेंट ना हो सके हो, लेकिन आमदो रफ्त की बर वक्त होने का तो बहरहाल साद रफ़ीक को आप क्रेडिट दें। अब ये ज्यादती है कि आप 2021 में जो है वो 2013 के वजीर पर इल्ज़ाम लगा दें कि वो इस हादसे का जो है वो जिम्मेदार है, ये बहुत ज्यादती है। और दूसरी बात है, 22 करोड़ लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। जब आप ये बात करते हैं तो आप इसका मतलब ये आप इस 22 करोड़ लोगों को जो है बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा, वजीर रेलवे साहब जब ये कहते हैं कि ये जो निशानदेही की गई थी उसमें ये जगह शामिल थी, तो भाई ये आप ठीक करवा लेते। अच्छा चले ठीक है, आपने ठीक नहीं करवाई तो कम से कम भाई आप ट्रेन बंद कर देते। क्यों ट्रेन चलाई जब आपको पता था कि यहाँ पे हादसा होगा और आप इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं कि इन मुकामात पे हादसा हो सकता है, तो फिर ट्रेनें क्यों चल रही थी और अब भी उन मुकामात पे अब भी क्यों चल रही है? अगर वजीर रेलवे की आगाही के बाद उनके सामने रिपोर्ट मौजूद थी कि यह हादसा हो सकता है और वहाँ ट्रेनें चल रही थी, तो इन 44 अफराद के कत्ल की FIR जो है वो वफाकी वजीर रेलवे के खिलाफ कटनी चाहिए। वजारत से इस्तीफा देना तो जो है वो बहुत जो है वो अफसानवी मामला हो गया। जब आपको इस बात का इल्म था, आपको इस बात की आगाही थी, आप इस बात का बरमला इजहार भी कर रहे थे कि ये वो खतरनाक जगह है जहाँ पे हादसा हो सकता है, और फिर भी आपने वहाँ ट्रेन नहीं रुकवाई और जो मजीद मकामात की हमने निशानदेही की है वहाँ नहीं रुकवाए, तो ये इस्तीफा तो बहुत सानवी मामला है। इनके खिलाफ तो बाकायदा जो है ना फिर वो कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 44 लोग जो बेगुनाह मरे, वो इस वफाकी वजीर की, अगर हम बहुत ही मताज जुमलों का भी इस्तेमाल करते हुए बात करें तो इनकी जो है वो नाहली की जो है और या इनकी अदम दिलचस्पी की जो है वो उनकी भेंट चढ़ गए। 44 खानदान जो है वो तबाह हो गए। कोई मजाक है? अच्छा भाई, तबाह हो जाते हैं, कोई पिछले वाला हादसा हुआ क्या फर्क पड़ा, ये हादसा हो गया, इससे हमने क्या सबक सीखा? जितने ट्रेनों में हादसे हुए हैं और जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, कोई हम सबक सीखते हैं हादसों से? जिस तसलसल के साथ हादसे हो रहे हैं, अगर हम इस हादसों को नहीं रोक सकते तो खुदा के वास्ते इन ट्रेनों को जो है ना बंद कर दे, ट्रेनों को आप ना चलाएं, वरना जिस तरीके से मासूम लोग मर रहे हैं ये बड़ा जुल्म हो रहा है। इन ट्रेनों को जब तक इस सिस्टम को हम सही नहीं कर सकते। रेलवे में हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर अंग्रेज जो है यहाँ पे रेलवे का निज़ाम नहीं बिछा के जाता तो इस मुल्क में तो रेलवे भी नहीं होती। ये तो सारे अंग्रेजों के बनाए हुए ट्रैक है जिसपे जो है वो ट्रेनें चलनी। हमारी आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? जिन लोगों से हमने जान छुड़ा के ये मुल्क हासिल किया था ना, उन्हीं के बनाए हुए ट्रैक पे हमारी ट्रेनें चल रही है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सही। तो बहरहाल इसको हम सही नहीं कर सकते, तो इस महकमा कम से कम जब तक जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अभी बात हमें जाना होगा, कौमी प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि आज जो इंतहाई अफसोसनाक ट्रेन हादसा हुआ, जिम्मेदारी कबूल करने का कल्चर कब आम होगा? इलियास साहब, आपके ख्याल में कभी कोई ऐसा दिन देखने को नसीब होगा कि वो मुतलका वजीर ही एटलीस्ट उस जिम्मेदारी को कबूल कर ले कि ये अफसोसनाक हादसा जो हुआ है इसका जिम्मेदार मैं हूँ और मैं रिजाइन करता हूँ?
यहाँ तो आज तक इस तरह का कोई कल्चर नहीं है जो वज़ीर इस्तीफ़ा देते। यहाँ तो सुनने में कभी ऐसा मिला नहीं, ना देखने को मिला है कि वज़ीर इस्तीफ़ा करके निकल जाए। यहाँ तो ये देखें, पहले जो हादसा हुआ है उसके बारे में देखें, यहाँ इन्वेस्टमेंट कितने अरसे से नहीं हुई। अगर निशानदेही कर दी थी डीएस ने, किस डीएस सखर ने, कि यहाँ ये हादसा हो सकता है, ट्रैक कमज़ोर हैं। यहाँ तो पूरे मुल्क में कमज़ोर है। लाहौर में आप देखेंगे जो सूरत हाल है वो क्या है कि आबादियाँ पास बनी हुई हैं, किसी वक्त भी ट्रेन ट्रैक से उखड़ सकती है। और जो 7 मार्च को भी हुआ था उसमें भी बोगी उतर के ट्रैक से उतर के दूसरे ट्रैक पर गिर गई थी। देखिए जी, अगर आपका सिस्टम होता ठीक, आपका सिग्नल सिस्टम ठीक होता तो आपको पहले बता देता कि आगे हादसा हो गया, गाड़ियों को रोक लें, सिस्टम को, ये हादसा ना होता। आपने क्या सिस्टम में क्या किया, ना सिग्नल में इन्वेस्टमेंट की, ना दूसरे ट्रैक में इन्वेस्टमेंट की, ना आपकी बोगियां देख लें, आपके इंजन देख लें। ऐसे है कि जैसे लावारस महकमा है, ना कभी किसी ने कुछ किया। हाँ, साद रफ़ी के दौर में कुछ बेहतरी ये हुई कि इसका जो रेवेन्यू था वो जनरेट हुआ, इसको बेहतर किया, इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन ये देख लें कि वो जो अप टू द मार्क नहीं हो सका, ना काम हुआ उस पर। अब देख लें बाकी जो वज़रा आए उन्होंने, किसी ने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की। हादसे होते हैं, बंदे मर जाते हैं, ये कल फिर भूल जाएंगे कितने हादसे हुए। पहले भी ज़िंदगियाँ गई, कीमती ज़िंदगियाँ, लोग बेचारे क्या करेंगे, कुछ नहीं, ना कुछ कर सकते हैं इनका, ना कुछ इनके साथ होता है, इंसाफ होता है, आज तक नहीं किसी को मिल सका। तो ये जो सूरत हाल है इसमें गवर्नमेंट को तो देखें, अब जो मिनिस्टर है रेलवे, वो उसको भेजने के लिए प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करना पड़ा कि वो जी जा रहे हैं। जिस तरह आर्मी को बीच में करना पड़ा, रेस्क्यू करना पड़ा। इतना बड़ा हादसा था कि इंजन बोगियों में घुस गया था, लोग अंदर फंसे हुए थे। जिस तरह किया रेस्क्यू का ऑपरेशन, सुनने कहा नहीं जा सकता, इतना खौफनाक तरीके से रेस्क्यू, लोगों को बचाया, लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई कीमती, लोग लगे हुए। अभी तक रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। जिस तरह का इतना खौफनाक हादसा हुआ, यही अगर आपका सिग्नल सिस्टम ठीक होता, आपका ट्रैक पर जो बंदे होते हैं उनको स्पीड एक लिमिट होती कि पहले ही रोक लिया जाता कि ये आगे जी एक्सीडेंट हुआ है, ना रोक लिए जाए गाड़ी, ये रोक ली जाए। बाद में जो रोकी हैं, अब देखिए इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए और जो जिम्मेदार है प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्शन लेके, चाहे मिनिस्टर जाता है तो जाने दिया जाए। इस पर बिल्कुल मुकदमा क्या, ये तो छोटी चीज़ है, इन पर सजा जब तक नहीं दी जाएगी इसी तरह रहेगा। और सारा सिस्टम इतना मुल्क भर में जो रेलवे का डेंजरस है कि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। सही जी। ब्रिगेडियर साहब, ये पीटीआई तो वैसे भी सिस्टम को अपग्रेड करने की बात करती थी जब हुकूमत में नहीं थी, ऑपोजिशन में थी। अब ये सिस्टम तो दूर की बात, और वो खुद जो इमरान खान साहब कहते थे कि इस तरह के हादसा पर तो मिनिस्टर्स को घर चले जाना चाहिए, लेकिन अभी हम उल्टा ही देख रहे हैं। बजाय कि जिम्मेदारी चलें, कबूल कर लें, पिछली हुकूमतों पर कब तक डालते रहेंगे ये? दुआ देखें, किसी को भी एक्सोनरेट नहीं कर सकते हैं, ये इनकी बिल्कुल गलती है, कोई शक नहीं है। और एक वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ओन करनी चाहिए। एक तो नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है, अभी तक 51 पीपल हैव डाइड और 6-7 अभी भी मलबे में दबे हैं जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और तकलीफी एक्सीडेंट है। लेकिन बात यह है कि हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है। आप पहले ये है चीफ ऑफ, एक होता है आपका चीफ इंजीनियर रेलवे, who is responsible to ensure the track remains all the time operational। और अगर कहीं गलती है, he has to detail it, वो कहाँ था, उसने क्यों नहीं किया, he should be asked for the inquiry, held responsible। Then सेकंड होता है चीफ ऑफ ऑपरेशन रेलवे, जो पूरी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, एंड ही मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ इंजीनियर के लिए रेलवे लाइन जो है ये सारी ऑपरेशनल रोड बंदी है, ऑपरेशनल फिट है, और उसके बाद वो उसको इजाज़त देता है। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएस रेलवे जो सखर के हैं कि उन्होंने अगर बेघर भी क्यों नहीं शोर मचाया कि ये एक्सीडेंट हो सकता है, पहले भी यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं, समबडी इज रिस्पॉन्सिबल। देन ऑफ कोर्स ये आप अगर हम बात करें तो हम 2008 के से ही तक जाएं तो 2008 से लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। जो हम गुलाम अहमद बलोर की बात कर रहे थे, उन्होंने जान के रेलवे को तबाह किया था क्योंकि उनकी ये बस सर्विस चलती थी, बस को बूथ से निकली सर्विस को उन्होंने रेलवे को तकरीबन ख़त्म करके रख दिया। लाइक पर जिसने भी किया, आई डोंट वांट टू ब्लेम, लेकिन अब ये देखना ये है कि ये कौन, अकाउंटेबिलिटी जब तक हम नहीं करेंगे, किसी को हेड रोल नहीं करेंगे, किसी को सज़ा नहीं देंगे। लेकिन चाहे ठीक है, मिनिस्टर को मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं कहूँगा जितना चीफ ऑफ ऑपरेशन रेलवे, चीफ इंजीनियर एंड डीएस रेलवे, जिनके एरिया जो रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों के लिए, उन्होंने क्या गलती की है। सेकंड देखिए, फिर हमारी प्रायोरिटीज होती है। अब लाहौर में ऑरेंज ट्रेन जो है इस पर 300 अरब रुपया लगा,
और 2 से 2.5 लाख जो लोग हैं वो उस महीने में या साल में या महीने में आई थिंक जो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वर्सेस अगर ये पैसे इस तरह के, ये एक एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि उनकी गलती है, इसी तरह और जो पैसे थी तय में जो हम इस्तेमाल करते हैं, वाई कुड बी यूज ऑन सबसे पाकिस्तान का गरीब तबका जो है वो रेलवे के ऊपर सफ़र करता है, इतनी गर्मी में, इतनी डिफिकल्ट इन्वायरमेंट में बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं। कम से कम उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ लाइफ तो होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपने ये पैसा वहाँ डाइवर्ट क्यों नहीं किया? आप ML1 जब बनेगा तो बनेगा, उससे पहले ये तो नहीं कुछ जितने हमारे हादसे होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ें आई ओपनिंग है, और एटलीस्ट आज ये कोई फैसला, आई एम वेरी होपफुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि ही शुड टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, अपनी जो आप पहले बात करते हैं उसको ऑनर करें एंड लेट समबडी बी पनिश्ड। चाहे वो आपके 3 जो मैंने ऑफिसर्स बताए हैं वो हैं कौन है, आइंदा के लिए एटलीस्ट एवरीबॉडी इज सेविंग, और यही डिटरेंस आइंदा के लिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, अकाउंटेबिलिटी तो बहरहाल होनी चाहिए, और मौजूदा हुकूमत चाहे जितना भी गुज़श्ता हुकूमत पर डाले, जिम्मेदार वही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी जानें चली जाती हैं और हमारी सियासत इतनी जालिम और बेरहम है कि हम फिर भी यही कह रहे होते हैं, ऐसे हादसात पर सियासत कर रहे होते हैं, अपने नंबर बना रहे होते हैं कि मैं अच्छा वज़ीर हूँ और जो पिछले गुजर गए वो बुरे वज़ीर थे। हम दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसे वज़रा को अल्लाह हिदायत दे और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात होने से गवर्नमेंट बर वक्त इक़दाम करे और बचाए जा सके। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, सिंध हुकूमत के विफाक पर एतराज़ात में कितनी सच्चाई? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। वज़ीर आज़म साहब को कल खत लिखा, मैंने उस खत में लिखा है, लगता है कि मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा दूसरी मीटिंग है वो मार्च के महीने में कीजिएगा, आप बजट से 2 दिन पहले मीटिंग करके क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे खुशी है कि पंजाब में आप तरक्की करें, बलूचिस्तान में करें, KPK में करें, और डिटेल्स मैंने दी हैं उसमें, लेकिन सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों करें? वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत ज़रूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। वो PDM तबाह होने के बाद से तो वो जो उनका ख्वाब थे कि वज़ीर आज़म बनेंगे या पता नहीं क्या होगा, इनको क्या मिलने वाला था, वो चकनाचूर हो गए। तो उन्होंने पाकिस्तान तो छोड़ दिया है, इस्लामाबाद का छोड़ना छोड़ दिया है। वो पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो बिल्कुल एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड, सिंध के अवाम जो है ये सुन नाज़रीन, पानी की तकसीम के बाद वफाक और सिंध में मालियाती वसाइल की तकसीम पर भी लड़ाई शुरू हो गई है। वफाकी बजट में सूबों के लिए तरक्याती फंड्स और स्कीम्स के मामले पर सिंध और वफाकी हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2 दिन में प्राइम मिनिस्टर को 2 खत लिख दिए हैं। उन्होंने वफाकी गवर्नमेंट पर सिंध से ज़्यादती और तासुब का इल्ज़ाम लगाया। NFC अवार्ड के तहत पूरे पैसे न मिलने का शिकवा भी किया और कहा है कि गुज़श्ता 7 साल से वफाक ने सिंध को कोई स्कीम नहीं दी। आइंदा वफाकी बजट में भी पंजाब के लिए 72 अरब के मंसूबे रखे जा रहे हैं और सिंध को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट के इल्ज़ामात पर वफाकी वज़ीर असद उमर ने शदीद रद्दअमल दिया है। पीपल्स पार्टी पर सिंध कार्ड खेलने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। वफाक के तहत सिंध और कराची में जारी मंसूबे भी उन्होंने गिनवाए और ये वाज़ेह किया कि सिंध गवर्नमेंट को सरे महल बनाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। वफाकी गवर्नमेंट तरक्याती फंड्स बराह रास्त सिंध के अवाम पर खर्च करेगी। इसी हवाले से हमारा सवाल, फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये जो सिंध गवर्नमेंट के विफाक पर एतराज़ात हैं, मालियाती वसाइल की तकसीम की जो लड़ाई है, आपके ख्याल में इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई और झूठ का तो मुझे नहीं पता, जो सच्चाई और झूठ का तो ये लोग आपस में तय कर लें। लेकिन सिंध ने जो वफाक पे इल्ज़ामात लगाए उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये किया है कि सिंध वफाकी हुकूमत का जो रेवेन्यू जनरेशन होती है उसका 70% जो है वो सिंध जनरेट करके जो है वो वफाक को देता है। सिंध करके देता है, इनको कराची करके देता है भाई। 69% जो सिंध जो है वफाक से एतराज़ कर रहा है, हम कराची में बैठ के हम सिंध से एतराज़ करते हैं कि हम अपना नोहा जाके किसके सामने पढ़े। हमें तो पीपल्स पार्टी भी मार रही है। हमारे तो जो रखवाले थे, जो चौकीदार थे MQ वाले, वो तो खुद चोरों के साथ मिलके जो है वो हमारे घर में चोरियां करवा रहे। तहरीक इंसाफ जो है वो जो उसने जो कराची के साथ जो वादे किए थे 1100 अरब का पैकेज, 11 रुपए भी नहीं आए। तो सिंध का जो ये कहना है कि वफाक को हम 70, ये बिल्कुल एक गलत जो है वो एक जो है वो लॉजिक है जो सिंध पेश कर रहा है। जो भी सिंध से मजमूई तौर पे जनरेट हो रहा है उसका 69-68% तो कराची जनरेट कर रहा है। कराची पे आप सिंध कितना खर्च कर रहा है?
ये सिंध की हुकूमत जो है इस कराची के ऊपर जो है वो कितना रुपए खर्च करती है। कराची को तो आप सांस भी नहीं लेने दे रहे हो, शहर के लोगों को आप नौकरियां नहीं दे रहे हो। शहर में क्या बदकिस्मती है कि पूरे पाकिस्तान में जो है मेट्रो चलना शुरू हो गई, यहाँ पे जो है मेट्रो नहीं चली। 60 की दहाई में चलती थी डबल ट्रैकर। ठीक, लाहौर में जो है वो ट्रेनें चल रही है, कराची में चलती भी ट्रेनों को जो है वो बंद करवा दिया पीपल्स पार्टी ने। सही, ये दुनिया का शायद वाहिद शहर है जिसने पीछे की तरफ जो है वो अपना सफर किया है, पीछे की तरफ सफर किया है। ये जो सूबाई मालियाती कमीशन है, इसका ड्रामा जो है ना पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। ये 18वीं तरमीम जो है इस मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। अब ये सूबाई मालियाती कमीशन के बजाय जिलाई मालियाती कमीशन कायम करना होगा वफाक को। अब ये पैसे जो है जिलों में बराह रास्त मुंतकिल करने होंगे। अगर आपने पीपल्स पार्टी की चौधराहट को, बदमाशी को, गुंडागर्दी को खत्म करना है, अदरवाइज ये सारे पैसों का क्या 1100 और सही आपका पॉइंट है। ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ बात यह है कि ये एक नहायत अफसोसनाक बात है कि पिछले 3 साल से फेडरल गवर्नमेंट और जो सूबाई हुकूमत में आपस में तनी हुई है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, पोलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, लेकिन अवाम को क्या हो रहा है? कराची के अवाम बिल्कुल फैसल इस राइट कि कराची के अवाम से बहुत जाती है। अब इधर पीपल्स पार्टी इन्वेस्ट नहीं करती कि जी यहाँ पर उनके PTI के MNAs हैं, PTI नहीं करती कि यहाँ सिंध गवर्नमेंट को देंगे तो यहाँ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू सिट डाउन एंड वर्क अ वाया मीडिया कि सूबाई हुकूमत बैठे, फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर हैं और उनकी टीम है, मस्ट सिट डाउन एंड वर्कआउट कि आपने कैसे करना है। लोकल गवर्नमेंट को आप फॉल नहीं कर रहे हैं, जो कि बेसिक है कि जहाँ से डेवलपमेंट होती है वो तो हम कर नहीं रहे हैं। उसके बाद आपने एक दूसरे के ऊपर एतमाद का फुकदान है जिसकी वजह से वो पैसा भी नहीं दिया जाता है। आप पैसा नहीं देंगे तो किस तरह 3 महीने में 3 साल में जी अब फेडरल गवर्नमेंट ने अवाम को क्या दिया है, कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को, चलो पीपल्स पार्टी कर रही है। सो ये इसके बजाय आप बैठे एंड रिजॉल्व द इशू, ये बड़ी ही खतरनाक बात है। और उसके बाद डेवलपमेंट कौन करेगा? डेवलपमेंट करने की जरूरत है। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज के दोनों फेडरल और सूबाई हुकूमत बैठे, इसका वायरमेंट निकालें, कोई मॉनिटरिंग टीम लगाएं, जो मर्जी करें, लेकिन दे मस्ट स्टार्ट डूइंग डेवलपमेंट ऑफ सिंध। जी आमिर साहब, असल में ना मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि क्या PTI ने कराची से सिंध से अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। और आज वज़ीर आला सिंध अभी कह रहे थे कि जी 7 साल से नहीं फ़ंड मिले। पिछले साल में और 1.5 साल में MQM के जो मेयर थे वसीम अख्तर समेत पीपल्स पार्टी के वज़रा ने कहा जो फ़ंड मिला नवाज शरीफ ने दिया, PTI ने नहीं दिया, चूँकि वो रंगबाजी और झूठ बोलने में सानी नहीं छोड़ना चाह रहे। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो वहाँ पे लाड़काना में लगे, जो पूरे अंदरूनी सिंध के किसी शहर में कोई सड़क ना होने की बात सामने आ रही है, तो वो नाअहली की तो 13 साल की और करप्शन की दास्तान बयान कर रही है। तो वफाकी हुकूमत को कहीं तो असर दिखाना था। कराची शहर में 60-70% टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड्स ले रहे हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बैठी हुई है। कहीं मैं कई दफ़ा कह चुका, इस बात को मिक्स करें कि किसी एक को इंचार्ज बनाएं कराची का, काफ़ी मसाइल हल इस तरह हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी जो कह रही है और जो PTI कह रही है, इन दोनों को छोड़ के 2 हुकूमतें भी मौजूद हैं, एक वफाकी हुकूमत है और एक सूबाई हुकूमत है। ये लाइव क्यों नहीं मीटिंग करते? बताएं कि ये पैसा था, ये फ़ंड था। बिल्कुल सही बात है कि अगर सिंध इग्नोर हो रहा है तो पाकिस्तान इग्नोर हो रहा है। सिंध सिर्फ कराची नहीं है और कराची सिर्फ सिंध नहीं है, सारे मिल के बनते हैं मजमूए के। अगर बाकी सिंध एग्रीकल्चर में पे कर रहा है इस मुल्क की इकानमी को, तो कराची शहर दे रहा है, तो ये सारे मुल्क का हिस्सा बनता है। इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। जैसे हम कौमी असम्बली में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ठंडे हो जाएं, आपका गुस्सा और इंतकाम ख़त्म करें, अपोजिशन के साथ बैठें और इदारे अपना काम करते रहें। आप उनको जितना मर्जी प्रेशराइज करें इदारों को, लेकिन अपनी ज़ुबान खामोश करके इदारों के साथ काम करें। इसी तरह ये जो पानी के ऊपर जो जंग पिछले दिनों में चली और प्राइम मिनिस्टर को बड़ा एहसास इंडिया का भी था कि वहाँ भी जिसने हमारा पानी बंद किया, प्राइम मिनिस्टर कल उसका भी एहसास कर रहे थे कि वो भी इस मसले में आ जाएगा। भाई वो आएगा, अपना तो कर लो। आप किसी भी मसले पे, चाहे वो कोई है, आप हिकमत अमली के साथ कहें कि जी हम तो लाइव बैठेंगे। अगर ये मुराद अली शाह पे 1% का इल्ज़ाम था वज़ीर ख़जाना के तौर पे और फिर 2% हुआ, बाकी तो वहाँ पता नहीं कितने % वाले बैठे हुए हैं, तो आप ओपन करें कि जी आपको क्या मिला। क्योंकि 1100 अरब रुपए के पैकेज पे सिंध ने कहा 822 तो हम दे रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने बाकी पैसे कितने पे किए हैं? कहानियां यही है ना। ML1 को क्या बेच रहे हैं ये? ML1 तो MOU नवाज शरीफ साइन कर गया था
आपने क्या किया 3 साल में उसके बाद, सवाए इस पे कि सीपैक गया, अब आके वो अथॉरिटी दोबारा जिंदा हुई है। ठीक है जी। चीनियों का भी एतमाद बढ़ेगा, जनरल बाजवा भी काम कर सकेंगे वहां पे कि आप कुछ भी काम सही दिल से नहीं करते, सवाए अपोजिशन पे इल्जाम लगाने के। वफाकी हुकूमत और सिंध का तो काम ही यही है कि रोला डाली जाओ, पैसे खाई जाओ। सही जी आया सर मसला भी मुझे यही लगता है, क्योंकि वो रौला तो वही है ना कि जी पैसे मुझे दें, मैं खर्च करूँगा। वो कहते हैं नहीं जी आपको क्यों दें। और अगर 822 अरब आप दे रहे थे कराची के लिए, आपके उसमें शामिल थे, तो फिर आप कहते हैं जी वफाकी हुकूमत कुछ नहीं दे रही। 1100 अरब में से 822 तो आपके थे, वो तो कहीं लगे हुए नज़र आ जाते। ये 2 लोग बैठे हुए हैं कराची से, उन्होंने आपको बता दिया कि कराची के क्या हालात है। इसका मतलब है कि वो मसला पैसे लगाने का नहीं है, मसला पैसे कमाने का है कि बस पैसा मुझे दे दें, मैं खर्च कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं जी आपको पैसे नहीं देंगे, क्यों दें हम, क्योंकि आप फिर वो कोई गलत जगह उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो बात वही है कि एक मैकेनिज़्म जब तक नहीं बनता, 18th अमेंडमेंट के बाद तो वफाक वैसे ही होता है कि जी हमारे पास तो पैसा ही कोई नहीं होता, सारा कुछ तो सूबाई हुकूमतें ले जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर सिंध कह रहा है, और फिर 7 साल का उन्होंने डाल के, वो मेरी समझ से बाहर है कि पहले तो ये बात नहीं सुनी, इस गवर्नमेंट से तो शिकवे रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब से भी शिकवे रहे हैं तो हमने इस तरह सुना नहीं उस दौर में। शायद हमें ना पता चला हो, मसला तब का हो, मैं कह नहीं सकता इस पर। जी इलियास साहब। इनको तो कायदे आज़म से भी शिकवा होगा सर। देखिए नहीं होना चाहिए, बनता है। सूरत हाल जो है सिंध की जानब से, जो गवर्नमेंट की जानब से शोर मुल्क जो दे गए, इस पर इन्होंने कहा भी है, वफाक ने इनको कहा कि हम जी अवाम पर खर्च करना चाहते हैं, हुकूमत पर नहीं खर्च करना चाहते। तो वाज़ह तौर पर यही है कि अवाम पिस रहे हैं इस वक्त सिंध के। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ जो ऐसी सूरतें, अगर स्कीमें खुद लेके आना चाहते हैं डायरेक्ट, तो वो देते हैं NFC वो उसमें PSDP में स्कीमें वगैरह देते हैं, तो उनकी वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी स्कीमें बढ़ाई जाएं। क्योंकि जिस तरह पंजाब दूसरे सूबों को दी जा रही हैं, KP को दी जा रही हैं, तो इस तरह बलूचिस्तान को दी जा रही हैं। तो इनका सिंध का डिमांड यही है कि हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए, क्योंकि इधर जो मसाइल हैं वो कहते हैं कि जी हमारे नाले वगैरह जो हैं वो दूसरे PWD वगैरह से बनवाए जाते हैं। ये जो सूरत हाल है इसको गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, ताकि लोगों को सही तरीके से पता चले कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त डेवलपमेंट की जो फंड्स वगैरह दिए जा रहे हैं, वो जो 18वीं तरमीम का कह रहे हैं, वो सही तरीके सिंध को भी नहीं मिल रहे, पंजाब को भी नहीं मिल रहा। पंजाब को भी वज़रा ने अच्छा भला, अरकान असम्बली ने शोर मचाया कि जी पंजाब को भी अच्छा भला कट लगाया गया है। असल जो फंडिंग दी जा रही है वो कह रहे हैं कि KP को दी जा रही है। पंजाब की भी ये दबे लफ्ज़ों में आ रहा है कि KP को ज़्यादा फंडिंग दी जा रही है, पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन इस बारे में कोई बोलता नहीं है, क्योंकि PSDP की जो मीटिंग हुई है उसमें सब दबे लफ्ज़ों में चुप करके खामोश होकर बैठे रहे। बिल्कुल आपकी बात सही है, इसको करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को। राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है, ऑपोजिशन की रजामंदी के बगैर EVM का इस्तेमाल कैसे मुमकिन होगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। इंशाअल्लाह इसी हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शिबली फराज साहब जो हैं उन्होंने ये जिम्मा लिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो EVM मशीन की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने समझे तो अपने इंटरनल माहिरीन मुकर्रर कर सकता है। हम अपोजिशन के साथ और जो स्टेक होल्डर्स दूसरे हैं इलेक्शन कमीशन के अलावा, वो जो तजावीज़ देना चाहेंगे, गवर्नमेंट इस मामले में किसी रिजिडिटी का नाज़रीन, गवर्नमेंट आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए मुतहरिक है। इसी हवाले से आज गवर्नमेंट की टीम ने दूसरी बार इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की है और उन्हें इंतखाबी इस्लाहात, EVM, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। गवर्नमेंट की टीम का यह दावा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आमादगी जाहिर की और अपोजिशन भी अपनी तजावीज़ दे। गवर्नमेंट तजावीज़ का जायज़ा लेगी। ताहम अपोजिशन ने इस हवाले से गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का ताउन करने से साफ इनकार कर दिया। इसी हवाले से हमारा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये अपोजिशन की रजामंदी के बगैर EVM का इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा? गवर्नमेंट अपोजिशन का जो इनिशियल रिएक्शन था EVM के हवाले से वो ये था कि ये हुकूमत कौन होती है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन की समझ में ये बात आ जाती है, वो इसको तस्लीम कर लेते हैं कि ये सिस्टम ठीक होगा, हम इसको लागू करेंगे, लेकिन फिर अपोजिशन का स्टांस चेंज होगा। वो कहेंगे जी नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि रिगिंग का एक और तरीका इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल है
लेकिन अगर ऑपोजिशन की बात समझ में आती है कि सिस्टम फुल प्रूफ होगा तो मेरे ख्याल फिर इसमें हर्ज नहीं है। जी आमिर साहब, सिंपल सी बात है, मई के आखिर में कह रहे थे साइंस और टेक्नोलॉजी ब्रीफिंग देगी, फवाद चौधरी समेत बाबर अवान और शिबली फराज ने कहा हम जुलाई में देंगे। आज उनको भी पकड़ के ले गए इलेक्शन कमीशन में, शिबली को भी, और कह दिया अगले हफ्ते में हम ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मैसिव टेस्टिंग सबसे बड़ी शर्त है और इत्तफाक राय सबसे बड़ी शर्त है। बात यह है कि तमाम सियासी जमातें मान जाएंगी, जो RTS का खौफ है, जो सारी पिछली माजी की चीज़ें हैं, आपको वो बग़ैर इत्तफाक राय कोई काम ना कर सकते हैं, ना वो काबिल कबूल होगा। कोई अनजाना खौफ है, कोई जल्दी है, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, क्योंकि एकदम आर्डीनेंस पे आर्डीनेंस, क्या पॉलिटिकल स्कोरिंग सिर्फ मकसद है या कोई इलेक्शन कराने का मकसद है जल्दी? क्योंकि ये बात समझ नहीं आ रही कि आपकी मिनिस्ट्री ब्रीफिंग के लिए तैयार नहीं, उसको आप ज़बरदस्ती लाए हैं। वो कह रहे थे हम जुलाई में देंगे, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया, अब वो जून के दूसरे हफ्ते में आने को तैयार हैं। क्या जल्दी है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कहा है मैसिव टेस्टिंग के बगैर ये काम नहीं हो सकता, और ये दिनों में और हफ्तों में नहीं होगी। इसके लिए वैल्यूएशन के लिए पूरा टाइम चाहिए है, और उसमें तमाम सियासी जमातों को ये नहीं बिठाएंगे, ये काम ठीक नहीं होगा। जी फैसल साहब, ये बात सही है कि अगर ये इसमें गलतियों के इम्कानात कम है तो वो इसको आप इम्प्लीमेंट करवा दें, लेकिन तमाम लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड तो लेना। इसको आप ताकत की बुनियाद पे तो जो है वो नाफिज नहीं कर सकते। अब फिर दूसरी बात है, इस पर ये इतनी बड़ी प्रायोरिटी क्यों है हुकूमत की? ये बिल्कुल एक अजीब और गरीब मामला लग रहा है कि इतनी तेजी से सारा काम छोड़ के इनका फोकस ये कि यही काम अब जल्द से जल्द निपटा दे। तो ये इस हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। बहरहाल अगर तमाम सियासी जमातें इस पर मुतफिक कर ले, नहीं है मुतफिक ना करें, इसमें तो बहस वैसी की बात ही नहीं है। जी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो इसकी बहुत फेवर में हूँ, इसलिए कि हर दफ़ा इल्ज़ाम, काउंटर क्लेम्स, एलिगेशन एक दूसरे पे लगाते हैं, और अब ये एक मौका है, हाँ ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से मैसिव टेस्टिंग करें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगले जो भी बाई इलेक्शन आ रहे हैं, अगर कोई होता है कि 1 महीने में, 2 में, 6 महीने में, उससे पहले इसकी प्रॉपर तैयारी करें, एंड दैट इज़ द राइट प्लेस टू टेस्ट इट। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये कितना फुल प्रूफ है, इसमें क्या टेक्नोलॉजिकल कोई फॉल्ट्स हैं, नहीं है, क्या चीज़ें हैं, उससे पता चलेगा, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए ये एक ज़रूरी चीज़ है। पाकिस्तान में जिस तरह हम हर दफ़ा ये बातें करते हैं, फ़ौज को बुला लें, फ़ौज पर इल्ज़ाम लग गया, सिलेक्टिव की बात कर दी, तो व्हाई नॉट टू गेट ओवर इट। तो आई थिंक दिस इज द राइट थिंग। हाँ, जैसे भी ऑपोजिशन की रिकमेंडेशन है, सबको मिला के एक फैसला करना चाहिए। सही। जी इलियास साहब, देखिए जी, इसको जो करने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को मिलाना होगा, साथ बिठाना होगा, देखना है वो अगर उस पर एतमाद करती हैं तो तब ये, और ये जो सिस्टम है ये छोटा मोटा नहीं है, इसको मैसिव लेवल पर जिस तरह सब कह रहे हैं कि इसको दिखाना होगा, डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा इसका, और फिर इस ई वोटिंग के लिए जो तरीक़ाकार है, लोगों को एतमाद में लेके आना है अपोजिशन को। अगर वो नहीं करती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं मानेगा, फिर वही पुराना तरीका करने पड़ेगा। लेकिन इस तरीक़ाकार को वाज़ह करना पड़ेगा, इसमें शफाफियत लानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि इसमें कोई ऐसा है नहीं है, झोल नहीं है जिसमें उनको कोई ख़तरा हो सकता है, जिसमें रिगिंग हो सकती है, ये क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको करना पड़ेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।